आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में बताऊंगा जो सारे के सारे सब्जेक्टिव एग्जाम के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सवालों को नोट डाउन करिए और अपने अपने अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू का देखिए बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, तो वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से अपने याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला सवाल से पूछा हुआ है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली के संदर्भ में आपको कुछ तर्क बतानी है। तो हमारे भारत में देखिए दलीय प्रणाली सफल लोकतंत्र हेतु यहाँ पर दलीय प्रणाली आवश्यक है। इसके समर्थन में देखिए यहाँ पर कुछ हमने तर्क दिए हैं कि द्विदलीय व्यवस्था में साधारण बहुमत के दोस्त यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं एवं जिसमें जो हमारा कह सकते हैं प्रत्याशित होता है वो जीत जाता है, उसे आधे से अधिक 50% से अधिक यहाँ मत प्राप्त करने होते हैं। तो उसे 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाए तो वो जीत जाएगा। अगला हमारे पर पॉइंट है कि सरकार अधिक स्थायी रहती है और वो गठबंधन की सरकारों की तरह दूसरी पटरियों की बैसाखियों पर वहाँ टिका नहीं रहता। वो उनके निर्देशों को सरकार गिराने के भय से मानने हेतु यहाँ बाध्य नहीं होता। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि देश को सभी को यह ज्ञात हो जाता है कि यदि सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाएगी तो कौन कौन से प्रमुख जो पद हो गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या जो भी प्रकार का पद है, ये सभी उनके पास आ जाएंगे। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के प्रस्ताव में किन नीतियों को व्यवहार में लाने की बात की है। योजना आयोग ने हमारे पास योजना जो है उसके देखिए क्या नीतियों में व्यवहार में लाने की बात यहाँ कही जा रही है। तो पहला देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के लिए यानी जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों का क्या समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर समुदाय के भौतिक संसाधन और उनके नियंत्रण को इस प्रकार बांटा जाए कि उनमें जनसाधारण की क्या भलाई हो। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का संचालन हमारे पास इस प्रकार से नहीं दिया गया है कि धन अथवा जो उत्पादन के साधन है वो एक दो स्थानों पर ही केंद्रित हो जाए तथा जन सामान्य की भलाई यहाँ पर बाधित हो। अगला है हमारे पास जातीय संघर्ष होने के बाद भी श्रीलंका ने देखिए कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला है कि यहाँ पर हमारे पॉइंट लिखा हुआ है कि अच्छी आर्थिक वृद्धि एवं विकास के उच्च स्तर को इन्होंने हासिल किया। अगला पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया। तीसरा पॉइंट है दक्षिण एशिया देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने क्या किया, आर्थिक उदारीकरण निजीकरण यहाँ पर किया है। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं अंदरूनी, यहाँ पर स्पेलिंग गलती लिखा गया, पहले बता दे रहा हूँ, संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम यहाँ पर रही, लेकिन वर्तमान में देखिए ये नहीं है, पहले बता देता हूँ। अगला सवाल है हमारे पास हरित क्रांति के दो नकारात्मक प्रभावों का या परिणामों का हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ इसके दो प्रभाव है कि हरित क्रांति के कारण गरीब किसान एवं जो भी भूस्वामी थे उनके बीच का अंतर मुखर उठा। इसमें देश के विभिन्न जो भागों में वामपंथी संगठन थे, इसलिए गरीबों कृषकों का लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थिति वहां उत्पन्न हुई। फिर हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों तथा देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी समृद्ध हो गए, जबकि जो देश के अन्य इलाके थे वो इस मामले में पिछड़ते रह गए। फिर अगला सवाल पूछा जा सकता है देखिए आपसे कि शक्ति आंदोलन बनाए रखने के दो उपाय बताएं। पहला है गठबंधन बनाना। शक्ति आंदोलन को देखिए शक्ति को संतुलन बनाए रखना है, तो इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि गठबंधन बनाना है। कोई देश अन्य देश या देशों से गठबंधन करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। फलस्वरूप क्या होता है देखिए क्षेत्र विशेष में शक्ति का असंतुलन बना रहता है। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सशक्तिकरण एवं निशक्तिकरण, मतलब शक्ति जो संतुलन जो करता है, शक्ति संतुलन से क्या होगा, सशक्तिकरण द्वारा भी हम लोग बनाए रख सकते हैं। एक राष्ट्र शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे देशों से सैनिक शस्त्र प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में देखिए सशक्तिकरण के दौड़ संपूर्ण विश्व पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। फलस्वरूप आज सशक्तिकरण को छोड़कर निशक्तिकरण पर बल दिया जाने वाला है। अगला सवाल है हमारे पास एकल प्रभुत्व वाली जो दल प्रणाली होती है उसकी हानियां बतानी है आपको कुछ। तो पहला पॉइंट है एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता और विकास हेतु उचित नहीं है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास प्रभुत्वशाली दल शासन का संचालन तानाशाहपूर्ण तरीके से करने लगता है, जिससे शक्ति का क्या होता है यहाँ पर दुरुपयोग होता है। अगला पॉइंट है इस व्यवस्था में विरोधी दल कमजोर होते हैं, अतः सरकार की आलोचना प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर नहीं हो पाती। और अगला पॉइंट लिखना चाहते हो लिख सकते हैं कि इस व्यवस्था में तानाशाही व्यवस्था में बदलने का भय होने के कारण जनता के अधिकार एवं स्वतंत्रताओं पर अंकुश की संभावना रहती है। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के पतन के देखिए 2 कारण हमें बताने हैं। तो सोवियत संघ यानी वर्तमान में देखिए रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, सब सोवियत संघ का पार्ट था। सोवियत संघ के पतन के कारण देखिए अमेरिका गुट एवं सोवियत गुट के मध्य चला आ रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध के समाप्त होने वाले परमाणु हथियारों की होड़ भी यहाँ समाप्त होगी तथा नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल पर यहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है, ठीक है। ये हटा दीजिए, 1 पॉइंट गलती से लिखा गया, ठीक है, इसका कोई काम नहीं यहाँ पर। देखिए दल बदल की नीति का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। पहला पॉइंट है कि देखिए कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई।
सन 1967 में क्या हुआ, चुनाव में आया राम गया राम की दलगत यहाँ मनोवृत्ति के कारण कांग्रेसी सरकार सत्ता में तो आई, लेकिन परंतु बहुमत में नहीं थी। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। दल के प्रति निष्ठा की कमी इंदिरा की चेष्टाओं में भी देखी गई। उन्होंने विपक्ष का उल्लंघन करके एवं दल के साथ विश्वासघात करके नीलम संजीरा रेड्डी के स्थान पर वीवी गिरी को राष्ट्रपति उन्होंने पद दिलवा दिया। तो ये कुछ इसके कह सकते हैं, ये दल बदल कानून को कुछ बातें था। और भी यहाँ देखिए लिख सकते हैं आप लोग कि दल के कारण विश्वासघात ने सन 1975 का आपातकाल लाने का क्या किया, अरमादायित यहाँ पर उछाल लाया था। फिर अगला है गोर्बाचोव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के कारण बतलाए, क्या क्या सुधार हुए थे। तो पहला देखिए, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता चला गया तथा संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। अगला पॉइंट हमारे पास, सोवियत प्रणाली के सत्तावादी हो जाने के कारण लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, सोवियत संघ में लोकतंत्र एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, जिसमें सुधार की अति आवश्यकता थी। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता जरूर थी। ये चौथा पॉइंट हो गया। 10वां नंबर सवाल है हमारे पास कि स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक नीतियों को स्पष्ट करें। तो यहाँ पर कुछ नीतियां हैं कि स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में अस्तित्व में आई थी। यह पार्टी अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप को बहुत सीमित रखना चाहती थी। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति का यहाँ विरोधी थी। फिर अगला है, स्वतंत्र पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कराधान के विरुद्ध थी। इस पार्टी निजी पार्टी को खुली छूट देने का समर्थन था। यह पार्टी कृषि में जमीन को हदबंदी, सहकारी खेती तक खाद्यान्न के व्यापारों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ थी। एक अगला सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की देखिए विशेषता बताना है। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों ही रहते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों के बीच कार्य का स्पष्ट विभाजन रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजन, लक्ष्यों में निर्धारण होता है, नीतियों का भी निर्धारण होता है और सभी बातों को निर्देश जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर लिया जाता है। लाभ क्या है हमारे पास, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रहती है। निजी क्षेत्र द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। मूल्य तत्वों पर भी देखिए हम लोग नियंत्रण करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मूल्य तंत्र के संचालन को सरकार जन कल्याण की दृष्टि से न देख के स्वयं की कीमत नीति द्वारा यहाँ पर नियंत्रित करती है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया हुआ है कि सतत विकास को बढ़ावा देने की हमें आवश्यकता क्यों, क्या इसके पीछे कारण आपको बताना है। तो सतत विकास को संपोषणीय विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास आदि के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान आधुनिक विश्व की बहती आवश्यकता बनी है, क्योंकि वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करा पाना एक बहुत बड़ी देखिए समस्या है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों पास हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए एक सतत विकास एक आवश्यक प्रक्रिया बन गई, जिसमें वर्तमान समय में तो हम लोग को उसका विवेकपूर्ण उपयोग भी करना है और उन्हें इस प्रकार बचा कर रखना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों भी इसका इस्तेमाल कर सके और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये होता है हमारे पास सतत पोषणीय विकास। फिर अगला हमारे पास 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना कारण बताइए। तो इंदिरा गांधी का चमकात्मक नेतृत्व 1971 में चुनाव के कांग्रेस के पीछे इंदिरा गांधी का चमकाई नेतृत्व था। उन्होंने मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क किया तथा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। फिर एक नारा था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने आधार यहाँ पर तैयार किया। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना था। 1971 चुनाव में विजय के उपरांत उन्होंने क्या किया, भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी को अप्रत्याशित रूप से राजनीतिक हैसियत यहाँ बढ़ गई। फिर समाजवादी नीतियाँ, इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के विषय में बढ़ चढ़ के यहाँ पर बातें की थी। और यहाँ पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, कांग्रेस का देखिए एजेंडा एवं कार्यक्रम था। 1971 चुनाव में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जिनके पास देश के विकास हेतु एक निश्चित क्या एजेंडा का कार्यक्रम था। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मानवाधिकार की प्रमुख कोटियां कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए राजनीतिक अधिकारों की यहाँ प्राप्ति है। इसमें सभी लोगों को समान रूप से क्या है अभिव्यक्ति एवं सभा करने की आज़ादी प्रदान करने का शामिल दिया गया है। फिर अगला पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति। इसमें रोजगार, सेवा के अवसरों की समानता एवं सामाजिक समानता रूपी दशाओं को यहाँ शामिल किया गया है। तीसरी कोटि में देखिए यहाँ पर उपनिवेशीकृत जनता यानी अथवा जाति एवं मूल निवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और लास्ट हमारा सवाल है नाटो संगठन के कुछ आपको उद्देश्य यहाँ पूछा जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम यूरोप में सोवियत गुट के साम्यवादी प्रभाव को रोकना था। दूसरा था धारा 5 के अनुसार नाटो को एक सदस्य पर आक्रमण अगर करता है तो सभी सदस्य इस पर आक्रमण समझा जाएगा और सभी उस पर हमला करें। जैसे अब यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा था, रशिया वर्सेस यूक्रेन, आपको मालूम होगा यूक्रेन पे अगर रशिया हमला करे तो सारे के सारे जो नाटो सदस्य है वो रशिया पर हमला करने वाले थे। यही था हमारे पास बेसिकली ना। फिर अगला है हमारे पास सदस्यों में आत्म सहायता तथा पारस्परिक सहायता का विकास करना, जिसमें वे सशस्त्र
आक्रमण के विरोध की क्षमता का विकास कर सकेंगे। फिर नाटो के अन्य उद्देश्य सभी उद्देश्यों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना तथा उनके विवादों का क्या करना, शांतिपूर्ण समाधान करना। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बता दिए और इस तरीके से हमारे देखिए 15 सवाल जो आपको एग्जाम में देखिए 3 मार्क्स का पूछा जाएगा वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले देखिए एमसीक्यू जो वीडियो वो सारा का सारा देख के अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।